बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम थ्री डिमेंशनल स्पेस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमिन वेदर द लाइंस L and M आर पैरेलल, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आगे दी हुई हैं L और M की। डिटरमिन करना है क्या वो पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, यानी क्या क्या पूछा हुआ है। लाइंस आर पैरेलल, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि लाइन जो है L जो लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू -i + 2j + 3k + t इंटू 5i + 4j - 3k। ये वाली लाइन जो है -1 2 3 से पास करती है। ये जो वेक्टर है ना, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये लाइन पास करती है, और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है लाइन। बात समझ आ रही है? इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जिन वेक्टर्स के वो पैरेलल हैं, अगर वो वेक्टर्स पैरेलल हों तो लाइंस पैरेलल होंगी। यहां एक वेक्टर दिया 5i + 4j - 3k, दूसरा कौन सा दिया हुआ 6i + 3j + 2k। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब उनकी कंपोनेंट्स की रेशो प्रोपोर्शनल हो। यानी अगर मैं 5/6 करूं, 4/3 करूं और -3/2 करूं तो सारे आपस में बराबर आने चाहिए। लिहाजा ये अगर आएंगे तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो लाइन चूंकि इनके पैरेलल हैं तो लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वेक्टर जो हैं ये पैरेलल तो नहीं है। जब लैंग्वेज लिख लेते हैं, लाइन L passes through the point P -1 2 3 and parallel to vector A is equal to 5i + 4j - 3k। ये बात समझ आ गई? -1 2 3 ये पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, और ये वाला वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है। इसी तरह लाइन M passes through the point Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 2 and -3 and parallel to इस वेक्टर को हम B वेक्टर कह देते हैं। कौन सा बनेगा? 6i + 3j + 2k। अब आप यहां पे लिखेंगे इन दोनों वेक्टर्स की कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की रेशो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी कंपोनेंट जो है 5 है, इसकी क्या है 6 है। तो अगर आप 5 और 6 लेते हैं, इसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 और इसकी किसके है 3, तो ये बराबर तो नहीं है ना। इसी तरह ये भी इक्वल नहीं है किसके, -3 और 2 के। अगर ये तीनों बराबर होती तो फिर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते। इनकी एक्स एक्सिस की कंपोनेंट्स की रेशो, इनकी वाई एक्सिस की कंपोनेंट्स की रेशो और इनकी जेड एक्सिस की कंपोनेंट्स की रेशो तीनों इक्वल होती, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स ए और बी पैरेलल होते हैं। फिर हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते A = TB। ये एक अलग सवाल है कि वो कैसे लिख सकते, अगर लेकिन वो वैसे हम लिख सकते अगर ये रेशो बराबर होती। अब चूंकि नहीं है, लिहाजा A और B वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। यानी जो दो लाइंस जिन वेक्टर्स के पैरेलल थी वो आपस में पैरेलल नहीं है, लिहाजा लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल फिर नहीं होगी।
तो अब फिर यहां क्या लिखेंगे, सो वेक्टर ए एंड बी आर नॉट पैरेलल, hence therefore lines L and M are not पैरेलल। एक तो इसका तो आंसर मिल गया कि लाइंस पैरेलल नहीं है। अब अगला सवाल ये है, ये पता चल गया मैं कि वो नॉन पैरेलल है। अब देखना है क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं प्लेन में। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि प्लेन में अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो लाजमी इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन अगर स्पेस में बात करें तो वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगी। अब ये सिचुएशन हमने चेक करनी है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। उसके लिए लाइन एल की इक्वेशन निकालते हैं इन सिमेट्रिक फॉर्म। बता सकते हैं क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, बता सकते हैं, x प्लस 1/5 z माइनस 2/4 एंड सॉरी x के बाद y माइनस 2, फिर z माइनस 3/-3 इज इक्वल टू टी। ये समझ आई कैसे किया? ये लाइन इससे या यूं कह लें वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए एक्स वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर कोऑफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए आई जे के, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। या मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, उसके वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर नीचे आया करता है। पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, 5 4 -3, और वो x माइनस एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3 आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह इसको अगर आप सिमेट्रिक फॉर्म में लें, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आता है भाई, -1 प्लस 5t, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4t एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 3t। ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहां से x की वैल्यू, ये तीनों को लगा कर लिया, तीनों को t के इक्वल कर लिया, फिर वहां से x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 5t, y की वैल्यू आ गई 2 प्लस। इसी तरह लाइन सिमिलरली फॉर लाइन m, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 1/6 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 3/2 इज इक्वल टू s। ठीक है जी। यहां से फिर x की वैल्यू क्या जाती है, -1 प्लस 6s, y की वैल्यू क्या जाती है 2 प्लस 3s, z की वैल्यू क्या जाती है -3 प्लस 2s। अभी हमने जी x की वैल्यू की -1 प्लस 6s, ये फिर वही तरीका है, तीनों चूंकि s के इक्वल हैं, इसको s के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल लें, इसको s के इक्वल रख के y की वैल्यू निकाल लें, इसको s के इक्वल रख के z की वैल्यू निकाल लें। अब अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, और इस जो ये वाली जो लाइन है इसका एनी पॉइंट तो यहां से निकलेगा एक्स वाई जेड से, टी की डिफरेंट वैल्यूज करके इसके डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। यहां भी इस लाइन का भी एनी पॉइंट तो यहां से निकलेगा, एस की डिफरेंट वैल्यूज करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, और जो कॉमन पॉइंट होना है वहां पे ये दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे। वहां पे जो एक्स आपने यहां से लिया हुआ है और जो एक्स वहां से लिया है वो दोनों इक्वल होंगे, और जो एक्स वाई आपने यहां से लिया हुआ है और जो वाई आपने दूसरी लाइन से लिया है दोनों बराबर होंगे। जेड भी इसी तरह ही होगा, तब वो इंटरसेक्ट करेंगी ना। तो हम यहां लिखते हैं फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस
एल एंड एम क्या करेंगे हम, वो है -1 + 5t, ये x की वैल्यू यहां से, और इधर x की वैल्यू क्या है -1 + 6s, एक इक्वेशन ये आ गई। यहां y की वैल्यू क्या है 2 + 4t, यहां y की वैल्यू क्या है 2 + 3s, यहां z की वैल्यू क्या है 3 - 3t, और यहां z की वैल्यू क्या है -3 + 2s। अब तरीकाकार वही है जो लास्ट टाइम बताया था आपको कि ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं इनमें से कोई दो को सॉल्व करें और तीसरी में पुट करें। अगर मैं पहली इक्वेशन लूं तो पहली इक्वेशन में से मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5t = 6s, दूसरी इक्वेशन में से मेरे पास जो वैल्यू आती है 4t = 3s। ठीक है, इसको अगर मैं 2 से, ये मैं वैसे लिख लेता हूं 5t + 6s, और इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कराऊं 8t = 6s, सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या होगा, ये कट गया, क्या आ गया आपके पास 13t = 0, यहां से फिर t की वैल्यू 0, और यही पुट कर दें अगर हम इसी इक्वेशन में तो यहां से s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ये इक्वेशन आई ना, यहां से फिर देख लें -1 - 1 तो कट गया, 5t = 6s आ गया, यहाँ 2 कट गया, 4t 3s के बराबर आ गया। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 8t + 6s हो गया, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन की तो ये 13t और 0 आ गया, t की वैल्यू 0 आ गई। अब t की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं चाहे यहाँ 0 पुट कर दूं, s क्या आएगा। अब ये वाली वैल्यू अगर इक्वेशन 3 में पुट करें, अभी तक हमने इक्वेशन 3 को नहीं छड़ा, तो देखते हैं पुटिंग s = 0 t = 0 in 3, तो वो 3 = -3 आ जाता है। ऐसा पॉसिबल है, t की जगह 0 पुट किया 3 आ गया, s की जगह 0 पुट किया -3 आ गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि -3 -3 के बराबर है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, सो लाइन्स L and M do not, तो इससे तो ये पता चला कि इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब है तीसरा फिर आंसर जो है वो ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तीसरा पार्ट क्या था, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, लाइंस L and M are non-parallel and नॉन इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। आज हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर की फॉर्म में लिखनी भी देखी है। लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखी थी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे r पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम, जी कोई इशू है बताएं। वो चलो यार वो आप सही कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, शाबाश, -3t फिर भी t 0 ही आएगा, सही कह रहे हैं आप, वो माइनस ही किया, उधर भी माइनस करना था, शाबाश। तो देखिए ना बाकी सारी क्लास जो है वो आंखें बंद करके कॉपी कर रही है, तो अच्छा किया आपने बता दिया। तो ये माइनस ही किया -3t, और वो फिर चूंकि -3 तो जाके 0 हो जाना, तो t की वैल्यू फिर भी 0 रहनी है। तो इस तरह जरा ना लिखें अभी करें तो जरा दिमाग की खिड़कियां खोल के लिखा करें।
थैंक यू।